हाय एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से एक बार चैट में बता देंगे सभी के सभी। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी बता दो, देन वी विल स्टार्ट। अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सभी के सभी? यस 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 यस, एकदम बढ़िया आवाज आ रही है भैया। कैसे हो, कहाँ हो? दिख काहे नहीं रहे थे स्क्रीन पे? अब दिख रहा हूं, अब दिख रहा हूं। जल्दी से बताओ चैट के अंदर, हाउ आर यू ऑल? कैसे गए आपका ये 2-3 दिन? पिछले 3 दिन से हम नहीं मिल पाए। थोड़ी बहुत याद वाद आई क्या मेरी? हाँ या नहीं आई? बिल्कुल भी याद? थोड़ी सी 1%, 1% याद, हल्की फुल्की याद। हाँ हाँ, बताओ भाई, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? आई या नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई? हो, बिल्कुल नहीं आई? शर्म वरम भी नहीं आई ये बोलते वक्त? कैसे कैसे लोग हैं बताओ यार, हद हो गई है। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। चलो यार, चलो। अच्छा, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सब चंगा सी। और आज हमारा वैसे डाउट सॉल्विंग क्लास है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। एसीपी के आपके अभी डाउट्स में लूंगा, बट उससे पहले मैंने आपको बोला था कि हमारे 2 टॉपिक्स रह गए थे। 2 टॉपिक्स का नाम क्या था? सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था कोरोजन। देखो, जो कोरोजन टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट उसको मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ाया जाता है ना। तो मैं बस आपको अभी ओवरव्यू दे दूंगा कोरोजन का। बट जो कोरोजन के क्वेश्चंस होते हैं वो मेटल नॉन मेटल, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं। लेकिन एक और टॉपिक है रेंसिडिटी। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है ना, तो आप उसको उठाओगे, एक छोटे से पेज पे एक छोटा सा टॉपिक होगा रेंसिडिटी। तो ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा, इससे क्वेश्चंस भी नहीं आते, लेकिन फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी में है तो हम उसको पढ़ेंगे। बट ज्यादा नहीं पूछा जाता है ना। पहले पूछे जाते थे इसके क्वेश्चन, बट आज के समय पे इसको हटा दिया गया है। बट फिर भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें भी पढ़ना है, ठीक है? चलो, डन, ऑल गुड। भैया अभी तक बाल क्यों नहीं कर भाई? क्या बताऊं तुमको, ये बालों से तुमको क्या समस्या है? मैंने तुम्हें बोला तो है कि अब मैं बढ़ाऊंगा बाल। मैं पता क्या करूंगा, मैं बाल ऐसे बढ़ा के और वो शाहरुख खान वाला स्टाइल नहीं होता, बाल ऐसे पीछे तक इतने बड़े बड़े, वो करूंगा अभी मैं, तुम देखो। अरे नहीं भाई, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी हालत ऐसी है कि तुम बाल कटवाने की बात कर रहे हो, पिछले 3 दिन से मैं सोया तक नहीं हूँ, है ना। 2-2 घंटे की नींद में जिंदा हूं मैं अभी। ठीक है, होपफुली आज रात को सो पाऊंगा, है ना। बहुत सारे काम चल रहे थे, मैं था भी नहीं यहाँ पे, है ना। कहाँ गया हुआ था मैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। खाला। चलो, जोश मीटर एकदम हाई 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 हाई, जोश मीटर, एनर्जी मीटर एकदम हाई रखना है दोस्तों हमें। आगे बढ़ेंगे, शुरू करेंगे कोरोजन के साथ। व्हाट इज कोरोजन दोस्तों? क्या किसी को पता है कोरोजन क्या होता है? क्या सुना है इसका नाम? सुना है कभी कोरोजन? कोरोजन का नाम सुना है? कोरोजन सुना है क्या होता है? हाँ हाँ। अच्छा, आपके घरों में लोहे के दरवाजे अगर हैं तो आपने सुना होगा कि लोहे के दरवाजे में जंग लग गई। ये तो सुना है, जंग लग गई भैया, लोहे का दरवाजा था उस पर जंग लग गई। ये तो सुना है। तो ये जो जंग होता है ना, यही कोरोजन होता है। तो कोरोजन कुछ अलग नहीं है, कोरोजन जंग ही होता है। बट अगर मैं सिस्टमैटिकली उसकी डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन क्या होती है वो हम देख लेते हैं। आ जाओ। कोरोजन इज द अटैक ऑन मेटल, यानी मेटल के ऊपर अटैक होता है। किसके थ्रू अटैक होता है? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। किसके साथ केमिकल रिएक्शंस होती हैं? विथ सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर, एसिड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यानी इन्वायरमेंट में क्या है? देखो, ऑक्सीजन है, वाटर है, मॉइस्चर है, सब कुछ है। तो जब ये सब, अरे मुझे पता है बेटा, रस्टिंग और कोरोजन में मुझे फर्क मत बता।
मेरे को पता है जंग रस्टिंग होती है, बट मैं समझा रहा हूं, अभी तुझे 2 मिनट देगा मुझे। ज्ञानी बन रहे हैं प्रशांत भैया तो। हो पढ़ने तो मैं आया हूं क्लास में, है ना। 10th तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूं बेटा। पिछले 5 साल से तो तुम पढ़ा रहे हो ना। कोरोजन और रस्टिंग में मुझे फर्क बताओगे तुम? अच्छा, होशियार बन रहे हो देख। भैया वो तो रस्टिंग होता है। मारूंगा ना ऐसा, अभी शांत रहे, जितना मैं बोल रहा हूं समझते चल रहा। तो कोरोजन क्या है? किसी भी मेटल पे अगर अटैक होगा ऑक्सीजन से, पानी से, एसिड से, तो उस पर एक रिएक्शन हो जाती है। उस रिएक्शन से क्या होता है? मेटल खराब होता है, यानी मेटल की क्वालिटी डिटोरिएट होती है, यानी खराब होता है। उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है। अब कोरोजन ना अलग अलग मेटल्स में होता है, जैसे सिल्वर में कोरोजन होता है, आयरन में कोरोजन होता है, कॉपर में कोरोजन होता है। और जो मैं जंग तुम्हें बोल रहा था ना, जंग लग गई आयरन पे, जो जंग लगती है, यानी आयरन के कोरोजन का एक नाम होता है स्पेसिफिकली, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो बेटा रस्टिंग कुछ नहीं है, रस्टिंग कोरोजन ही है, बट आयरन की स्पेसिफिक कोरोजन को हम रस्टिंग बोलते हैं। समझे बात? जब एक आयरन का कोरोजन हुआ तो उसको हम रस्टिंग बोल देते हैं, जिसको हम जंग लगना भी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बस वही है। तो अब इसमें वैसे तो डिटेल में चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें ध्यान से समझ लो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं रस्टिंग की। तो रस्टिंग किसमें होती है बेटा? आयरन में होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो आयरन होता है वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ। यानी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हवा में एक तो ऑक्सीजन होना चाहिए और पानी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं भैया, तो पता है क्या होगा? आयरन इनसे रिएक्ट करेगा और हाइड्रेट बना देगा, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बना देगा। रिएक्शन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। लेकिन इसके बनने से क्या हो जाएगा? एक रेडिश कलर का सब्सटेंस आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अरे देखा है, रेडिश कलर का ये ताला दिख रहा है, ये ताला, ताले में क्या लग गई? जंग लग गई। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन का सब्सटेंस आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? इसका कोरोजन हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आयरन के अलावा जो कोरोजन होता है बेटा, वो अलग अलग चीजों में होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में होता है, अलग अलग मेटल्स में होता है, जैसे कि सिल्वर। तो पता है आयरन के कोरोजन के बाद आयरन का कलर कैसा हुआ? रेडिश ब्राउन हो गया, रेडिश ब्राउन हुआ। लेकिन सिल्वर का जब कोरोजन होता है तो सिल्वर का कलर काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अगर आपने देखा हो आपके घर में आपकी मम्मी कोई पायल वगैरह अगर पहनती है, पायल सिल्वर की होती है ना, तो जो पायल होती है जब वो रिएक्ट करती है सराउंडिंग से, तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। वो कोटिंग क्यों आई? ड्यू टू कोरोजन ऑफ सिल्वर। इसकी वजह से कोरोजन ऑफ सिल्वर। यानी जब सिल्वर कोरोड होता है, सिल्वर का कोरोजन होता है, तो उसपे एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? ब्लैक कोटिंग। वो ब्लैक कोटिंग आती क्यों है? क्योंकि जो सिल्वर होता है वो सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिसका कलर ब्लैक होता है, जिसकी वजह से आपको पायल के ऊपर काला काला रंग दिख रहा होता है। ठीक है जी। अरे वाह यार, क्या बात है भैया, मजा आ गया। ओके जी, ठीक है। ऐसे ही कॉपर की बात करता हूं, कॉपर में भी कोरोजन होता है। कॉपर कोरोजन के बाद अपना कलर कैसा कर लेता है? कॉपर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, एकदम ग्रीन फ्लैग। तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम नहीं हो ग्रीन फ्लैग, कॉपर है ग्रीन फ्लैग। तो कॉपर के कोरोजन के बाद क्या होता है? कॉपर ग्रीन कलर की एक लेयर बना लेता है। कैसे बना लेता है? अपीयर ग्रीन लेयर। क्यों बनाता है? क्योंकि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। यानी ये जो कॉपर होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और ये कॉपर कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, क्या है बेटा जी? जल्दी बताओ, समझ आए तो पी के लिख दो, पी के लिख दो। बताओ। बताओ। हाँ जी, डन। पीके 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 पीके। भैया जेई की तैयारी किस क्लास से करनी चाहिए? देखो, जेई की तैयारी वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, कहीं जेई की तैयारी करते करते जेई की रिजल्ट की वजह से एम्स में सेलेक्टेड मत हो जाना, एम्स के अंदर अपना सिलेक्शन मत ले लेना।
समझ रहे हो बात को? जेई के रिजल्ट की वजह से कहीं तुम्हारा सिलेक्शन एम्स में ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना बस, है ना। तैयारी तो कभी भी कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। जेई की तैयारी 11th से करो, बेस्ट है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 10th से भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे 9th से भी करते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है स्पेसिफिकली कि जरूरी नहीं होता आप 9 10 से करो, अगर आप 11th से भी करते हो। बट हाँ, 11 12th आपको डेडिकेटेडली मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, अगर आप करते हो तो हो जाता है, उतना कोई टफ नहीं है। हमने भी करा हुआ है, तुम भी कर लोगे। मैंने भी अपनी 9 10th में कोई जेई की तैयारी नहीं करी थी, जब मैं 11th में आया था तो मैंने तब स्टार्ट करा था। और 11th में क्योंकि देखो 9 10th ना वो वाला टाइम होता है, स्कूल का वो वाला टाइम होता है जिसमें आप एंजॉय करते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो। तो जब आप 11th में आ जाते हो उसके बाद जाकर आप स्टार्ट करोगे तो वेल एंड गुड है। बट हाँ, 11 12th फिर बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो वो बस चीज याद रखना, बाकी चिल है। ठीक है, चलो चलो चले आगे बढ़े। एक बच्चा पूछ रहा है जेई की तैयारी से एम्स में कैसे सिलेक्शन होता है। बेटा, ये किसी तुम कोटा के बच्चे से पूछना, वो तुम्हें बताएगा कि जेई की तैयारी से एम्स में सिलेक्शन कैसे होता है। चलो ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ये कोरोजन हो गया, है ना। कोरोजन के बारे में डिटेल में अगले 3rd चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? आयरन के ऊपर पेंट हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब पेंट की लेयर आ जाती है तो वो आयरन को कोरोजन से प्रिवेंट करता है। तो आंसर क्या आएगा? टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर रहे होते हो? पेंट कर रहे होते हो। ठीक है, अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? व्हाट इज रेंसिडिटी? यार देखो, ये बड़ा इजी सा है। तुमने वो देखा है, एक वो आती है, क्या बोलते हैं उसको, भुजिया। भुजिया नमकीन खाई है? नमकीन जो होती है भुजिया वाली खाई है? तो जब बारिश का मौसम होता है, जब मॉइस्चर होता है ना, ह्यूमिडिटी होती है बहुत, अगर आप उस भुजिया के पैकेट को खोल के बाहर रख देते हो ना, तो कुछ घंटों बाद वो भुजिया थोड़ी सी सील जाती है, यानी वो ऐसी अजीब सी हो जाती है, उसकी स्मेल भी बदल जाती है और वो उसको खाने में मजा नहीं आता। देखा है? देखा है? हाँ हाँ, देखा तो है भैया। मजा नहीं आता उसको खाने के बाद ना, एकदम ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब क्या ही हो गया, है ना। हाँ, ऐसा लगने लगता है। तो देखो बेटा, ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। यानी रेंसिडिटी क्या होती है? कोई भी खाना जिसके अंदर ऑयल है, अगर वो खाना मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो खाना खराब होने लगेगा, उसकी स्मेल बदल जाएगी, और उसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखना। रेंसिडिटी इज द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। यानी वो खाना जिनके अंदर फैट या ऑयल है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हुआ इन फूड मटेरियल विच रिजल्ट इन बैड टेस्ट एंड अनप्लीजेंट स्मेल, यानी उनकी स्मेल खराब हो जाएगी और उनका जो टेस्ट होता है वो भी बदल जाएगा। किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी जो ऑक्सीजन है, जो मॉइस्चर है, वो रिएक्ट कर जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है भैया? दिक्कतें हो जाती हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चिप्स। तुमने चिप्स खाए होंगे, अंकल चिप्स, लेस। अच्छा तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? एक लड़ाई चलती रहती है कि लेस बेटर है, अंकल चिप्स बेटर है ना। फिर आते हैं अमीर लोग जो कहते हैं नो, वी ओनली ईट प्रिंगल्स, प्रिंगल्स बेटर है। तो तुम किस कैटेगरी में लाई करते हो? लेस या तो अंकल चिप्स, प्रिंगल्स, कहां पे हो तुम, है ना। देखो, लेज में भी जो फ्लेवर आते हैं उसमें से मैं कौन सा फ्लेवर खाया करता था यार? मैं शायद येलो वाला फ्लेवर खाया करता था, तो एक वो ब्लू वाला फ्लेवर आता है खतरनाक, वो भी खाया। ठीक है, तो उन चिप्स को जब तुम बाहर रखते हो तो उनके साथ क्या होता है? रेंसिडिटी तो होती है, यानी उनको ऑक्सीडेशन होता है जिससे उनका टेस्ट और स्मेल बदल जाता है। ठीक है यार, हल्दीराम के चिप्स, वाह रे वाह, ब्लू, ब्लू वाले लेज, क्या बात है, क्या बात है। एकदम गंदा खाना खा रहे हैं। अब ओए, लेज बहुत बेकार चीज है खाने के लिए। ये लेज चिप्स जितने भी होते हैं, कभी कभार खाते हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा कंज्यूम मत किया करो। इनमें क्या होता है? इनमें पाम ऑयल डाला जाता है और वो जो ऑयल होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। ठीक है, तो ये मत खाया करो, मतलब डेली रूटीन में मत खाया करो। कभी कभार खा लिया, ठीक है, दोस्तों के साथ खा लिया, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी खा लेता हूँ कभी कभार, बट आप बहुत रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो दिक्कत है, तो मत खाया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेल्थ पे इंपैक्ट आता है बेटा इन सब छोटी छोटी चीजों से, है ना। बाद में फिर कहोगे भैया ये कंधा क्यों दर्द हो रहा है, भैया ये कमर क्यों दर्द हो रही है ना। कुछ बच्चों की हालत तो ऐसी है, कुछ लोगों की हालत तो ऐसी है कि इनकी उम्र अभी
एकदम ये जवान जवान है, उम्र इनकी इनकी बहुत ज्यादा कम है और कमर का दर्द अभी से आ गया इनके अंदर, है ना, कमर इनकी टूट चुकी है। एक घंटा ये बैठ नहीं पाते, इनको बोलो दौड़ने जाओ, दौड़ इनसे लगती नहीं है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं इसके क्वेश्चन, देखते हैं कैसे आते हैं। रश्मिका वांट टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ फ्राइड स्नैक विदाउट यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। ही इज कंसिडरिंग फॉलोइंग 3 चेंजेस पैकेजिंग। ठीक है, तो अब क्या करना है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे रेंसिडिटी से बचाना है, अगर मुझे रेंसिडिटी से खुद को बचाना है तो मैं कैसे बचाऊंगा? अरे मुझे किसी भी प्रोडक्ट को ये रेंसिडिटी वाली सिचुएशन से बचाना है तो मैं कैसे बचाऊंगा? इसके कुछ तरीके होते हैं। देखो जैसे कि चिप्स के अंदर तो नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है, क्यों डाला जाता है? प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। उसके अलावा जो बटर या घी होता है उसको फ्रिज में रखा जाता है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेथड होते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं अगर यहां लिखे होंगे तो। यहां पे है नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि रश्मिका को अपनी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी है, यानी एक फूड आइटम की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है। शेल्फ लाइफ क्या होता है? कि लंबे समय तक उसको हम कंज्यूम कर सकें। तो वो कौन से मेथड को उसको पिक करना चाहिए? पैकेजिंग चिप्स इन एयर टाइट ट्रांसपेरेंट पैकेट, पैकेजिंग चिप्स इन एयर टाइट पैकेट फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, पैकेजिंग चिप इन वैक्यूम सील्ड पैकेट स्टोरिंग देम अवे फ्रॉम द सनलाइट। क्या लगता है आपको? बताओ क्या लगता है, इन तीनों में से कौन सा? भैया स्वादली तो हेल्दी है, स्वादली बेटा एकदम हेल्दी है, एकदम 101% हेल्दी है। उसको तो हम बनाते हैं तो हमें तो पता ही है। ठीक है, नो प्रिजर्वेटिव एडेड, नो आर्टिफिशियल कलर, नथिंग। स्वादली क्या, तुझे को पता नहीं स्वादली क्या है? कैसे लोग हो यार तुम। चलो कोई बात, इसका बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्यों? क्योंकि जितने भी चिप्स होते हैं इन सबको क्या करा जाता है? एयर टाइट कंटेनर में फिल्ड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को डाला जाता है ताकि क्या होता है? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। सिंपल चीज है कि ऑक्सीडेशन से हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ध्यान है। अच्छा कुछ और भी है। विच मैथड वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी? बता दिया। गिव अ साइंटिफिक रीजन फॉर योर चॉइस बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन। इसका रीजन बताओ कि आप ऑप्शन 2 क्यों चूज कर रहे हो? हम ऑप्शन 2 इसलिए चूज कर रहे हैं बिकॉज यहां पे नाइट्रोजन है। क्योंकि यहां नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाएगा। अरे गैस ऑलरेडी फिल्ड है तो क्या ऑक्सीजन ऐड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है जी, ये इसके आंसर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, आंसर नंबर 2 था। चलो अगला क्वेश्चन। A student in Rashmika's class argues that refrigeration alone is sufficient to prevent rancidity in fried food item. Do you agree with the student? क्या लगता है आपको, क्या स्टूडेंट सही बोल रही है? बताओ भाई, क्या अगर मैं एक फूड आइटम को फ्रिज में रख दूं तो क्या उसका पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन रोका जा सकता है? यस और नो? तुम बोलोगे नहीं रोका जा सकता। नो, पूरी तरीके से नहीं रोका जा सकता। रेफ्रिजरेशन से होता क्या है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो स्लो हो जाता है, बट उससे आप प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि फ्रिज के अंदर भी ऑक्सीजन तो होती है, तो ऑक्सीडेशन तो हो सकता है बट हाँ स्लो होता है ना। इसलिए अगर आप बटर को रखते हो, स्टोर करते हो, तो बहुत समय तक फ्रिज के अंदर वो अच्छी तरीके से चल पाता है, लेकिन ऑक्सीजन तो फिर भी होता है, तो 100% आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जस्टिफाई और आंसर, आंसर आप जस्टिफाई कर सकते हो। चलो, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई? क्यों डाला जाता है नाइट्रोजन? बिकॉज नाइट्रोजन गैस को डाल दोगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट हो जाएगा, और अगर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट हो जाएगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, ये इसका आंसर लिखा भी हुआ है। आगे बढ़े, चलो इसके आंसर दो, क्वेश्चन पढ़ो। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम एसीपी पे आएंगे। एसीपी स्टार्ट करेंगे फिर हम ना बेटा। क्या बोला है? एक रेस्टोरेंट है, मेक यूज ऑफ 2 टाइप ऑफ कुकिंग ऑयल, एक एक्स है एक वाई है, both are kept in transparent container near kitchen window. After few weeks, oil X acquires a foul and unpleasant odor while all Y does not.
यानी जो एक्स है वो तो खराब हो गया, एक्स तो खराब ही होती, बट जो वाई है वो क्या हुआ कि उसमें कोई स्मेल नहीं आई। आइडेंटिफाई द फिनोमिना अफेक्टिंग ऑयल एक्स, ऑयल एक्स के साथ क्या हुआ बेटा, ऑयल एक्स के साथ हुआ ऑक्सीडेशन, यानी रेंसिडिटी हो गई भैया और खराब हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन वाई ऑयल वाई इज अनइफेक्टेड। अगर तुम ऑयल वाई को देखोगे, हाईली रिच इन सेचुरेटेड फैटी एसिड। देखो अब यहां पे एक, ये जो क्वेश्चन है ये तुम वैसे तो चैप्टर नंबर 4 जो कार्बन एंड कंपाउंड है वहां पर तुम पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं कि ऑयल वाई को फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ऑयल वाई में अगर आप देखोगे तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जबकि ऑयल एक्स में क्या है, ऑयल एक्स में अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है ना। इस चीज को आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे, बट मैं अभी थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। ये जो सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि भरा हुआ है ना। जो चीज ऑलरेडी भरी हुई है, क्या उसमें किसी और चीज को ऐड आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो क्या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता। और जब ऑक्सीजन ऐड नहीं हो सकता तो क्या इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। इस वजह से इनका ऑक्सीडेशन बेटा नहीं होता। जबकि अगर हम एक्स की बात करेंगे तो एक्स में अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड यानी जो कि अभी पूरी तरीके से भरा नहीं हुआ है, तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, यानी ऑक्सीडेशन हो सकता है और वो आपका ऑयल खराब हो जाएगा। समझे, नहीं समझे तो 4th चैप्टर में वैसे आप डिटेल में समझोगे, सेम क्वेश्चन वहां पे भी आता है। ठीक है, चलो। The restaurant owner intends to keep oil X in refrigerator but sees condensation within the bottle. Predict the influence of moisture on phenomena discussed in A. अरे इसको छोड़ो, ये वाले क्वेश्चन को, ये बी पार्ट को छोड़ो, ये अभी तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। चैप्टर नंबर 4 जब तुम पढ़ोगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अभी के लिए इसको काट दो, अभी के लिए आप इसको काट दो, क्योंकि अभी आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो सब बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, चलो जी, डन है, डन है, डन है। ठीक है जी, तो ये चैप्टर आपका होता है खत्म। अब जरा एक बार फटाफट से एसीपी निकालो और आप मुझे एसीपी के अपने डाउट्स देना स्टार्ट करना। ठीक है, एसीपी के जितने भी डाउट्स हैं वो देना एक बार फटाफट से स्टार्ट करना। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या करें। यार देखो, कभी भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी हो रही है ना और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ट्राई किया करो अकेले बैठने का। जब आप अकेले बैठोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको धीरे 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 मिलने लगेंगे। ट्राई करना, मैंने भी बहुत बार करा है, बहुत मदद मिलती है। ठीक है, करोगे तो बहुत मदद मिलेगी। ठीक है ना, है ना। अभी मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, मैं भी पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, अभी मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है ना, डन। हाँ, हाँ। एग्जाम हॉल में 3 घंटे अकेले बैठे थे, बट कोई सलूशन नहीं मिला। चलो, बहुत बढ़िया। चलो ऐसा करते हैं, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है ना, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस से आपके डाउट लेते हैं पहले। ठीक है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस कहां कहां तक हैं, एक मिनट में आपसे पूछ लेता हूं। रुको रुको रुको, हाँ। 1 से लेकर 14 के बीच में बेटा, बेटा 1 से लेकर 14 के बीच में जो जो आपके डाउट्स हैं, 1 से लेकर 14, 1 से लेकर 14 के बीच में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो पहले आप पूछ लो, मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, सारे सॉल्व हो गए। दिल खुश कर दिया तुमने यार, लो यार, दिल खुश कर दिया, दिल चौड़ा कर दिया आज। सारे सॉल्व हो गए। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 7, थाला फॉर द रीजन। हर बार ये क्वेश्चन नंबर 7 हमेशा आता है, क्रेडिट खुद चल के आता है। थाला फॉर द रीजन। ठीक है, और बताओ, और क्या नहीं आया समझ में। टू, टू देख लेते हैं। और 10, और कोई, 14, 8,
सारे ही सॉल्व करवा लो ना मुझसे। अरे बेटा ऐसा करो, सारे ही कर देता हूं मैं, जब इतना ही तुमने कष्ट कर ही लिया है तो सारे ही मैं कर दूंगा। अरे लो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 किसने पूछा है यार? ये किसने पूछा है? बहुत मारूंगा अब। ये इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें क्या है? बहुत मारूंगा अब। मेरे को एक बात बताओ, इसमें क्या है? इसमें क्या समझ नहीं आया तुमको? इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? आपको ये बताना है कौन सी रिएक्शन करेक्ट नहीं है। तो इसमें मुझे ये चीज समझ नहीं है कि तुम्हें डाउट कहां है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी वो करेक्ट नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको बस यही तो चेक करना था। हाँ, अरे यार एक बात बताओ, सेकंड इक्वेशन देखो जरा एक बार, और जूम कर देता हूं। अच्छा मैक्सिमम जूम है। देखो, सिल्वर है, सीयू है। क्या सिल्वर सीयू को रिप्लेस कर देगा? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय क्यों? क्यों यानी कॉपर मिली सिल्वर, सिल्वर नीचे है कॉपर ऊपर है, क्या नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करेगा कभी? अरे मूर्खों में ऐसे घटिया सवाल पूछोगे तो देख लो फिर। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा ये तो। चलो और बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 बोला था क्या किसी ने? नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बोला। और कोई पूछा था क्या? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। When green colored ferrous sulfate crystal are heated, the color of the crystal changes because। अच्छा, जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को आप हीट करते थे तो कलर होता था, क्यों चेंज होता था बताओ? यानी यानी ग्रीन कलर के FeSO4.7H2O, तो इसका कलर आपको याद होगा, किसका? व्हाइट कलर हो जाता था सबसे पहले। व्हाइट कलर क्यों होता था? क्योंकि इसके जो 7 गुंडे थे वो सातों के सातों गुंडे भाग जाते थे। याद है ना, प्रशांत वैसे लड़ाई हुई थी, 7 गुंडे थे, अपने स्टूडेंट थे, भाग गए सारे के सारे। याद है, याद है। तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे के सारे भाग गए। क्या हुआ? सारे के सारे भाग गए, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी ये जो पानी जुड़ा हुआ था, ये जो पानी जुड़ा हुआ था, ये सारा का सारा पानी उड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। क्या? सेकंड ऑप्शन। जैसे कि तुम भी किसी की लाइफ में सेकंड ऑप्शन बन के रह गए हो, वैसे ही इसका आंसर भी बेटा सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो है इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। गॉट इट? इसके सोल्यूशन दे रखे हैं ना लास्ट में। ठीक है, और क्या था? और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8। 8 पे आ जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिवन रिएक्शन इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आ जाओ देखते हैं। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब तुम खुद देखो, क्या यहां पर आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? तो देखो, आयरन पहले अकेला था, अब उसको ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो देखो, वाटर का ऑक्सीजन छीन लिया गया है और वो अब H2 के अंदर कन्वर्ट हो गया है, तो एकदम सही है, ये भी वाटर रिड्यूस हो रहा है। वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये कैसे पता लगाओगे? देखो, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, वो याद है? जो रिड्यूस हुआ वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ वही रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ भाई। तो वाटर इज रिड्यूसिंग एजेंट? नहीं, वाटर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ एकदम सही। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। एसीपी में कुछ आंसर्स गलत हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। कोई आंसर गलत है तो जो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं वो सही है। कभी कभार एक दो ऑप्शन ऊपर नीचे मिसप्रिंट हो जाते हैं, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं फटाफट से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर, अबे ये किसने पूछ लिया? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन डीकंपोजिशन रिएक्शन, द मास रेशियो। देखो बेटा, मैं चप्पल निकाल के मारूंगा। एक बात मुझे बता, मैंने तुझे दो चीजें याद करने को बोली थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में। एक होता है वॉल्यूम रेशियो, जो कि होता है 2:1, और एक होता है क्या? मास रेशियो, जो कि होता था 1:8। यहां पे क्या पूछा है? मास रेशियो पूछा है, तो आंसर क्या आएगा? 1:8।
अब मुझे पता है बच्चे बोलेंगे भैया 8:1 क्यों नहीं है, 8:1 क्यों नहीं है, क्योंकि यहां देखो क्या बोला है, मास ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो वो होता था 1:8। क्या हो गया है इस दुनिया में, इनको मैं इतनी मेहनत से सुबह शाम जग के पढ़ाता हूँ, मैं इनको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, मैं इनको इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ, एक्टिविटीज के क्वेश्चन समझाता हूँ, स्टोरी से समझाता हूँ, सब कुछ विजुअलाइज करवाता हूँ, और ये बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया मास रेशियो क्या होता है। पढ़ लो यार, पढ़ लो यार, पढ़ लो यार, नाम डुबाओगे यार तुम यार मेरा यार, नाम वाम मत डुबाना यार, है ना भाई, तुम्हारे सीनियर्स ने ना नाम बनाए हैं, तुम लोग नाम मत डुबाना, ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है ना। हाँ, आ जाओ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किस किस से हो पाया ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, ये किस किस से हो पाया, बहुत प्यारा सवाल था। देखो यहां पर एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये बोला है इफ पी एंड क्यू आर दी गैसेस कलेक्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब, है ना, इनक्लोजिंग इलेक्ट्रोड्स आर एंड एस, देन सेलेक्ट दी ऑप्शन अबव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पी कौन सी गैस होगा, क्यू कौन सा गैस होगा, बताओ। देखो जहां पे वॉल्यूम तुम्हें ज्यादा दिख रही है, यहां पे देखो वॉल्यूम कितनी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा दिख रही है ना, वॉल्यूम ज्यादा दिख रही है नहीं दिख रही है, देखो कितनी वॉल्यूम दिख रही है, किसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, अगर तुम्हें डायग्राम याद हो इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो ये होता है हाइड्रोजन गैस, यहां पे बनती है हाइड्रोजन गैस और यहां पे बनती है ऑक्सीजन गैस। अब तुम्हें एक ट्रिक भी याद होगी, चल हट ओए, क्या, चल हट ओए, यानी कैथोड पे बनती है हाइड्रोजन, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो होगा ये क्या होगा, ये होगा कैथोड और ये होगा एनोड, ये होगा एनोड। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो, तो अब आप देख सकते हो पी क्या है बेटा, पी है ऑक्सीजन, आर क्या है, आर है एनोड, ठीक है, तो पी है ऑक्सीजन गैस, आर है एनोड, ठीक है। क्यू क्या है बेटा, क्यू है हाइड्रोजन गैस, क्यू है हाइड्रोजन गैस, और एस क्या है, एस है कैथोड, तो 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन, 14, 14 क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें आप करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, ये रिडॉक्स के क्वेश्चन है। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे डाउट्स देख के कि तुम लोगों से रिडॉक्स के क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, है ना, रिडॉक्स में दिक्कत आ रही है क्या, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, बताओ। देखो इसके अंदर कैसे हम पता लगाएंगे, H2S प्लस SO2, अब वहां पे देखो इसका जो ऑक्सीजन था वो छीन लिया और यहां पर सिर्फ सल्फर रह गया है, यानी ऑक्सीजन हट चुका है। जब भी ऑक्सीजन हटता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये रिड्यूस हो गया भाई, ये रिड्यूस हो गया। बट देखो इसको अब ऑक्सीजन यहां पे मिल चुका है, इसको ऑक्सीजन मिल चुका है, तो ये क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, जो रिड्यूस हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब आप ऑप्शन से मैच कर लो, H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, H2S इज रिड्यूस टू सल्फर, क्या H2S रिड्यूस हुआ है, क्या बेटा H2S जो है वो रिड्यूस हुआ है, यस और नो, क्या लगता है, क्या लगता है, जल्दी बताओ। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन देखो, SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्या स्टेटमेंट सही लग रही है तुम्हें, क्या स्टेटमेंट सही लग रही है तुम्हें, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही लग रहा है क्या, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आ गया, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, मुझे लगा रिडॉक्स में तुम कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइन बाय कॉस आया 143, कौन सी, कौन सी कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हो, हाँ, ये कौन सी कोड लैंग्वेज है, साइन बाय कॉस आया 143, हर्ष बेटा
कौन सी कोड लैंग्वेज है? साइन बाय कॉस। आओ इसको डिकोड करते हैं, आओ इसको डिकोड करते हैं मिलके। साइन बाय कॉस यानी होता है टेन। टेन आता है, ठीक है, ये तो आया है। और 143 का मतलब मुझे पता है। 143 का मतलब बेटा कैंजी हूं मैं, ठीक है। 143 मुझे पता है, 143 का मतलब होता है आई लव यू, है ना। 10 आया आई लव यू। 10 आया आई लव, तान्या आई लव यू, तान्या आई लव यू। अबे हर्ष, हर्ष मैं तेरा सब्सक्रिप्शन कैंसिल करा दूंगा बैच का, मैं बता रहा हूं मैं क्या हरकत है भाई। कोड वर्ड भाई कोड, क्या तगड़ा कोड वर्ड था यार। वाह यार, हर्ष एक सल्यूट तो बनता है पर यार, सल्यूट तो है यार तुझे, क्या बात है यार। इतना दिमाग अगर तू पढ़ाई में लगा लेना तो तू भी क्लास का टॉपर हो जाए, बट नहीं, तुझे तो ये सब करना है, कहां से मिलेगा फिर टॉपर। हरकतें तेरी ऐसी हैं, बट लेवल तो है। चलो आ जाओ, असर्शन रीजनिंग पे आते हैं। अब मुझे बताना क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक, क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 21 के बीच में कोई डाउट? 15 से 21 के बीच में कोई डाउट? जल्दी से बता दो बेटा फटाफट से। 15 से 21 के बीच में कोई डाउट? जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15, 15 पहला ही आ गया सवाल डाउट। और बताओ 15 से 21 में बीच में कोई डाउट? हाँ 19, 15 और 19। 15 तो बहुत इजी है। देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक। जब भी एक डीकंपोजिशन होता है आपको हीट देनी पड़ती है, मेनली ऐसा ही होता है, जनरली जनरली ऐसा ही होता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एक्सोथर्मिक। देखो मैंने तुम्हें बताया भी था, और मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था कि जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके वेस्ट को अगर आप मिट्टी में डालोगे, है ना, और उनका डीकंपोजिशन होगा, तो वो जो रिएक्शन होती है, अगर आपने रिसर्च करी होगी, तो वो रिएक्शन कैसी होती है? वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, यानी उसमें से हीट निकलती है उसके डीकंपोजिशन से। ये मैंने बताया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो इसका आंसर आएगा बी, यानी ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, आ जाओ। 18 क्वेश्चन जो है, आ हो, ये अभी तुमसे हुआ नहीं होगा। ये क्वेश्चन तुम अभी नहीं कर पाओगे, ये तुम एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर कर पाओगे। सही है, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं कर पाओगे बेटा, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट में कर पाओगे। इसमें एक रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड की खूबी होती है, खासियत होती है, वो आप अभी नहीं जानोगे, तो इसको कट कर दो। ठीक है, अभी नहीं हो पाया होगा, समझ गया मैं क्यों नहीं हो पाया, तुमसे क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गया मैं। ये आप एसिड बेस में कर पाओगे। 17 भी पूछ रहे हैं बच्चे, MnO2 प्लस। अबे इसकी तो मैंने रिएक्शन कराई थी तुमको, मैंने तुम्हें बताया तो था कि ये जो है, ये क्या होगा, ये रिड्यूस हो गया। ये क्या हो गया? ये रिड्यूस हो गया। और ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। बताया था, अब चेक कर लो, है ना। क्या बोला है? MnO2 MnCl2 HCl HCl इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है, एकदम सही है। MnO2 ऑक्सीडाइजेस HCl। क्या MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाँ है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा रहा है? बिल्कुल करा रहा है। एंड गेट रिड्यूस टू, और क्या वो खुद रिड्यूस होकर MnCl2 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। बट सवाल ये आता है, क्या ये इसका एक्यूरेट रीजन है? क्या इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है? कैसे पता लगाओगे? बिकॉज लगाना बीच में। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है बिकॉज MnO2 ऑक्सीडाइजेस HCl to get Cl2 and reduce to MnCl2। हाँ, रीजन भी है। तो इसका आंसर जो आएगा, सही आंसर वो ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा बेटा, है ना, ए आ जाएगा, बी नहीं आएगा, ए आएगा बेटा। ठीक है, चलो डन हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो, चलो भाई।
अब तुम बताना मुझे क्वेश्चन नंबर 21 से 28 के बीच में, क्वेश्चन नंबर 21 से 28 के बीच में बताओ फटाफट। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। 21 ही पूछ लिया, वाह यार। 24 और 28। अच्छा देखो बेटा, होता क्या है ना, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं। अभी मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अपने डाउट पूछ रहे हैं, बट सबके डाउट मैं देख नहीं पा रहा हूं, आई नो दैट, है ना। और कभी कभार बच्चों को बुरा भी लग जाता है कि भैया यार हमने भी तो बैच लिया है, आप हमारे डाउट्स क्यों नहीं बता रहे। देखो होता क्या है, कभी कभार 100% सबके डाउट बताना थोड़ा इश्यू आता है। तुम्हें पता है चैट्स कितनी स्पीड से भागती हैं, लेकिन एज अ टीचर मुझे पता है कि बच्चे कहां फंस सकते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं हर एक बच्चे का डाउट मैं क्लियर करूं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा कोई डाउट रह जाता है ना, तो मैं ना एसीपी के एंड में सोल्यूशन भी देता हूं। और मैं सोल्यूशन इसलिए देता हूं, बाई चांस अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन उसको समझ नहीं आता और उसका डाउट नहीं हो पाता क्लास में क्लियर, तो वो एक बार वो सोल्यूशन को देख ले कि अच्छा इसका आंसर ये है, और फिर तुम्हें आइडिया लग पाएगा कि तुम्हें उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। 21, in a reaction a substance both gains oxygen and loses hydrogen. Explain this, how this represent oxidation, why oxidation and reduction occur together. ये लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या कोई इसके बारे में सोच पाया? ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, शायद इसके बारे में हमने क्लास में इसके बारे में डिस्कस नहीं करा। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई बताएगा इसका आंसर? जल्दी बताओ। हाँ जी, कोई बताएगा? अरे कोई तो बता दो, बताओ भैया। सॉल्यूशंस कहाँ होते हैं इसके? सॉल्यूशन बेटा लास्ट में होते हैं ना, लास्ट में होते हैं सॉल्यूशंस, तुमने देखे नहीं क्या? हाँ, लास्ट में होते हैं। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्यों है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है कि एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है और दूसरा वाला ऑक्सीजन को लूज करता है। ये होता क्यों है? क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्या करता है? लूज करता है। और जब कोई रिड्यूस्ड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसका बस यही आंसर है ना। इसका आंसर पीछे आंसर शीट में लिखा भी है ना। तो जब रिड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ऑक्सीडाइज होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसी वजह से रिडॉक्स रिएक्शन होती है, क्योंकि एक गेन करेगा तभी तो दूसरा लूज करेगा। हाँ है ना, समझ पाए? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन किससे हो पाया? 22। ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये हो पाया तुमसे? हाँ। A white crystalline solid X is exposed to sunlight for a long time and turns gray. अगर तुम्हें याद हो, ये डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन है। इसको जब आप हीट करते थे, मतलब सनलाइट में रखते थे, तो ये टूट जाता था। याद आ गया? याद आ गया? हाँ बहुत बढ़िया। यानी एक्स है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और वो किस में टूट रहा है? व्हेन दिस ग्रे सब्सटेंस इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू गिव अ मेटल वाई। यानी ये मेटल दे देता है वाई, और वाई कौन सा मेटल है? सिल्वर। वाई कौन सा मेटल है? सिल्वर, ठीक है। गिव अ मेटल वाई एंड अ गैस जेड। जेड कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस। जेड कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस, ठीक है। इट्स टर्न्स लाइम वाटर। एक मिनट, एक मिनट, तो कुछ और ही हो गया। रुको 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 रुको, ये क्या हो गया? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट। रुको 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 रुको, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ने दो। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ने दो। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इज एक्सपोज टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टर्न्स ग्रे। व्हाइट कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि ग्रे हो रहा है। यानी ऑब्वियस सी बात है, एक्स जो है वो तो AgCl ही है। यहां तक तो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। When this gray substance, यानी अगर इसको हम हीट करते हैं, is heated, it decomposes to give a metal Y and a gas Z। यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ कुछ गड़बड़ है।
कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहां फिर एक्स एजीसीएल नहीं होगा, एजीसीएल नहीं होगा, एक्स जो है बेटा वो एजीसीएल नहीं हो सकता इसके अंदर फिर, है ना। क्यों नहीं हो सकता भैया एजीसीएल? क्योंकि इसमें आप देखो ना क्या बोला है कि एक गैस जेड है विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है, बट यहां से तो क्लोरीन गैस निकलती है। तो यानी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलतियां हो गई है भाई, है ना। ये स्टेटमेंट यहाँ नहीं आनी थी, ये स्टेटमेंट यहाँ नहीं आनी थी, क्योंकि जो गैस जेड है वो जेड गैस कौन सी होगी? क्लोरीन गैस होगी, जो कि लाइम वाटर को मिल्की नहीं करती है। ये बात आप याद रखना, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा था, 24वां। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दिलीप वॉज कंपेयरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद डीकंपोजिशन रिएक्शन, विच क्लास ऑफ केमिकल सब्सटेंस में be the product of decomposition reaction but not the product of combination reaction? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो जल्दी, बोलो। लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा ये भी, मतलब लॉजिकल मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बहुत सही, बहुत सही। देखो इसमें क्या बोला है कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है, इनमें अलग क्या होगा? तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ना हमेशा क्या बनेगा? एक कंपाउंड बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड क्या होता है? जब एलिमेंट मिलते हैं कंपाउंड बनाते हैं, याद आ गया। जबकि डीकंपोजिशन रिएक्शन से मेनली एलिमेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एलिमेंट्स बनते हैं, याद आया। डीकंपोजिशन से हमेशा एलिमेंट्स बनते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हमेशा कंपाउंड बनते हैं। ये इनका फर्क है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 कितने बच्चों से हुआ? Hydrated ferrous sulfate crystals are heated in boiling tube for few seconds. Water droplets are seen in the inner side of the test tube and the color of the crystal changes. On continuous heating, a colorless gas X with a smell of burning sulfur is evolved. The residue Y is obtained. What is the color of the crystal before and after? देखो ये वही है, फेरस सल्फर के जो क्रिस्टल होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, उनको जब हीट करते हो वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं। उनको जब और हीट करते हो, उनको जब और हीट करते हो तो ये वाली रिएक्शन है Fe2O3, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता था। एक गैस निकलती है SO2, एक गैस निकलती है SO3, है ना। ये बर्निंग सल्फर वाली गैसेज है, ठीक है। तो आप इसके आंसर खुद बता सकते हो, बता दोगे? बोलो। यस, बहुत सही। 27 बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, क्या हो गया? तृप्ति मिक्सेस इन aqueous solution of sodium sulfate and aqueous solution of copper chloride. Will this lead to double displacement? क्या बोल रहा है? Na2SO4 ले लो और कॉपर क्लोराइड ले लो, क्या इनसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? यस और नो? क्या लगता है, क्या यहां पे बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए? बोलो, क्या लगता है? बोलो बोलो बोलो। यस, बच्चे लिख रहे हैं यस। बट अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यहां पे नहीं होगी रिएक्शन, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझाता हूं। देखो इमेजिन करो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो क्या होगा? ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट बनेगा और NaCl बनेगा। ये बनेंगे, दो चीजें बनेंगी, है ना। अब देखो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, तो उसकी एक इंडिकेशन होती है। इंडिकेशन क्या है? कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो एक प्रेसिपिटेट बनेगा। बताया था ना, प्रेसिपिटेट यानी एक सॉलिड कुछ बनता है। बट इन दोनों में से क्या कोई सॉलिड है? नहीं। NaCl भी पानी में मिल जाता है, NaCl क्या है? नमक। और कॉपर सल्फेट भी पानी में मिल जाता है, इस वजह से यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। समझे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? प्रेसिपिटेट बनता है। बट क्या यहां पर कोई प्रेसिपिटेट बनेगा क्या यार? क्या कोई यहां पे प्रेसिपिटेशन होगा? जल्दी बताओ, क्या कोई प्रेसिपिटेशन होगा यहां पे? बोलो।
बोलो। हाँ, इस वजह से। रीजन समझ गए ना? हाँ, बहुत बढ़िया। डन 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 डन। चलो, बहुत सही। अच्छा, अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे आ जाओ। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे आ जाओ जरा फटाफट से। 29 से 35 के बीच में, 29 से 35 के बीच में, बताओ। बोलो बोलो। 29 ही पूछ लिया, वाह बेटा वाह। 30 भी पूछ लिया। 35। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से करा देता हूं, मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चन टफ है, टेंशन मत लो, आ जाओ। अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने तुम्हें बताया। अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो कि जस्ट अभी मैंने तुम्हें करवाया। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अभी तो कराया ये वाला क्वेश्चन कि एक एक्स है एक वाई है, एक में अनसेचुरेटेड फैट्स हैं एक में सैचुरेटेड फैट्स हैं, ये तो अभी कराया, रेंसिडिटी का क्वेश्चन है ये तो हो ही गया। लो सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। बैलेंसिंग नहीं हुई? बैलेंसिंग नहीं हुई बेटा? क्या हो गया है? क्यों नहीं हो रही है बैलेंसिंग बेटा? ये तो बैलेंस करना है हमको। मैं बहुत मारूंगा। बैलेंसिंग कैसे नहीं हो रही है? अबे बैलेंसिंग में कैसे अटक गए यार? ये पहले की बैलेंसिंग तो सबको आती होगी, 10 बार करा चुका हूं। दूसरे वाले क्वेश्चन की बैलेंसिंग देख लेते हैं, आ जाओ। अच्छा, इसमें बच्चे अटके होंगे कुछ कुछ। MnO2 HCl MnCl2, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो Mn तो दोनों तरफ बराबर है। क्लोरीन यहां पर, क्लोरीन एक जगह पर एक है, क्लोरीन एक जगह पे एक है, और यहां पे 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन यहां पर एक है, यहां पर एक है, और वहां पर कितने हैं? वहां पे 2 हैं। ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन यहां पे 2 है, और वहां पर कितना है? वहां पर 1 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे क्लोरीन को बराबर करना है, तो मैं इंटू 4 कर दूंगा, तो यानी मैं यहां पे एक 4 लगा दूंगा। जैसे ही मैंने 4 लगाया, तो अब मेरे हाइड्रोजन भी कितने हो गए? देखो बेटा, हाइड्रोजन भी मेरे 4 हो गए, तो उसको बराबर करने के लिए यहां पे 2 लगाऊंगा, और ये 2 लगाते ही ये भी 2 हो गया, तो सारी चीजें ऑलरेडी बैलेंस हो गई। तो बस एक 4 तुम्हें यहां लगाना था, और एक 2 तुम्हें उधर लगाना था, बात खत्म हो गई, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। हो गया क्या सबका सॉल्व? चलो आगे बढ़े। और क्या पूछ रहे हो? 32 पूछ रहे हो? 32 देख लेते हैं, आ जाओ। एक एक्टिविटी यहां पर करी हुई है। वॉट इज द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगी, एक्टिविटी मैंने तुम्हें बताई हुई थी कि H2SO4 जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? जिंक ज्यादा ताकतवर है, जिंक ऊपर है जो नीचे है, नीचे वाले के साथ अब गलत होगा उसको, ठीक है। तो ZnSO4 बनेगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो होगा क्या? बबल्स विल प्रोड्यूस, किसकी वजह से? हाइड्रोजन गैस के बबल्स होंगे। हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस की टेस्ट के लिए एक टेस्ट हमें करना होता है, पॉप साउंड टेस्ट, पता है ना? तो इसका आंसर है पॉप साउंड टेस्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक इन दिस रिएक्शन? जिंक ने क्या करा? जिंक ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई, जिंक इज हाई रिएक्टिव, तो उसने डिस्प्लेस कराया, ठीक है। Why do we use dilute sulfuric acid in this experiment instead of concentrated sulfuric acid? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लगता है, हम डाइल्यूट क्यों यूज करते हैं, हम सल्फ्यूरिक क्यों नहीं यूज करते? सोचो, सोचो बेटा सोचो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट हम लैब्स के अंदर कर रहे हैं। जो कंसंट्रेटेड एसिड होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, जो कि हमारे स्किन को बर्न कर सकता है। तो टू प्रिवेंट अस फ्रॉम स्किन बर्न,
इसलिए हम क्या करते हैं, हम ना सिर्फ डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं ताकि जो रिएक्शन है वो स्लोली हो, वरना अगर कंसंट्रेटेड होगा ना तो भाई रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट और उससे डैमेज पहुंच सकता है आपको, ठीक है, जो रिएक्शन कर रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, बहुत बढ़िया। डन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिंबल? इसका मतलब होता है कि गैस उड़ गई, यानी जैसे H2O है, इसके ऊपर ऐसे एरो बनता है, इसका मतलब होता है दिस सिग्निफाइज अ गैस, क्योंकि गैस तो ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, डन 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 डन। 33 सबसे हो गया होगा, 34 भी हो गया होगा, 35 पे आते हैं, देख रहे हो। 34 तो हो गया होगा ना सबसे, बहुत बढ़िया, अच्छे क्वेश्चन है सारे। 35 बताओ, 35 हुआ क्या? 35 हुआ, बताओ भाई। करा दो, सारे ही करा दूं मैं तो। ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ आर एक्सपेरिमेंटल क्लास द साइंस टीचर मिस्टर प्रियांजलि प्लेस्ड एक्सपेरिमेंट, ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया नहीं था। एक बात मुझे बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराया तुमको? नहीं कराया? अच्छा, देखते हैं। देखो एक एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने तुम्हें कराया हुआ है। इसमें आयरन नेल डालते हैं, तो ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द केमिकल कंपाउंड पी, यानी जो ब्लू कलर का केमिकल कंपाउंड है ये क्या है, ये पूछ रहा है। एक मिनट वापस पढ़ते हैं, आ जाओ एक मिनट। It was observed that an iron nail is immersed in a solution of the compound P. कंपाउंड पी क्या है जिसका कलर ब्लू रंग का होता था? ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है तुम्हें क्लास के अंदर, कॉपर सल्फेट में, बेटा मार दूंगा भी, ये क्वेश्चन करा रखा है मैंने। कराया हुआ क्वेश्चन है यार, ठीक है। कलर क्यों बदला था? FeSO4 बन गया था जिसका कलर ग्रीन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Shreya, one of the student of the class, was trying to figure out the type of reaction that took place. Displacement reaction, single displacement reaction. ठीक है, ये सब मैंने करा रखा है। जिंक नेल आर इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट, क्या ये रिएक्शन तब भी होगी जब आप जिंक को डालोगे? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि जिंक इज हाई रिएक्टिव। बट अगर आप कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, बताया था ये भी मैंने। चलो बेटा क्लासेस में आओगे तब तो समझ आएगा ना, काहे नहीं आ रहे हो क्लास के अंदर? डेली का डेली पढ़ा करो। चलो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं अपने, केस बेस्ड क्वेश्चन। कहां से कहां तक हैं भाई, कितने सवाल हैं केस बेस्ड? 45 तक हैं। चलो थक गए हो, कोई बात नहीं, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, आ जाओ। 36 से 45, 36 से बस लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, फिर छुट्टी छुट्टी। 37, 37 क्या है? आयरन नेल इज इमर्स्ड, अरे फिर वही क्वेश्चन आ गया। आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डाला, द सोल्यूशन लूजेस इट्स ब्लू कलर। अरे तो वही है ना, इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या कलर आता है। अच्छा आयरन नेल के ऊपर वो कोटिंग क्यों आ जाती है, कॉपर की कोटिंग आ जाती है ब्राउन कलर की, ये सब वही सेम क्वेश्चन है। आगे आओ, 38 क्वेश्चन देखते हैं, 38 क्वेश्चन देखते हैं। ये डायग्राम आपको दे रखा है, आपको पता है ये डायग्राम किसका है, किस चीज का डायग्राम है बेटा, कोई बताएगा क्लास के अंदर? हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। एंडो यानी अंदर, अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। चलो, द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव्ड केयरफुली फ्रॉम apparatus. A light matchstick is brought near the mouth of this test tube. The gas burn with a explosive pop sound. वो पॉप साउंड के साथ क्यों बर्न करता है? क्योंकि वो एक हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस के पास अगर आप मैच स्टिक लेकर आओगे, माचिस की तिल्ली को लेकर आओगे, तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये आपको मैंने बता रखा है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, बस यही था, कोई दिक्कत इसमें? बताओ, कोई दिक्कत? भैया इसमें रिएक्शन क्या लिखनी है?
राइट दी बैलेंस्ड, अरे कोई रिएक्शन नहीं लिखनी। देखो हाइड्रोजन गैस थी, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है पानी बनाएगा, बस ये रिएक्शन थी, पानी बनाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। और कोई, और कोई, और कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन भी तुमसे हो गया होगा। मुझे लगता है 41 नहीं हुआ होगा बच्चों से। 41 हुआ क्या? 41 देखते हैं, आ जाओ 41 देखते हैं। अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन रबन ऑफ मेटल एक्स। अगर ये डायग्राम तुम ध्यान से देखोगे तो मुझे एक डायग्राम देखते तुम बता दोगे रिएक्शन कौन सी है। ये रिएक्शन है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के रिबन को लेते थे, बर्न करते थे, एक व्हाइट कलर का पाउडर बनता था जिसको हम बोलते थे मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो जो मैग्नीशियम है दैट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो एक्स क्या है? एक्स है Mg, बहुत सही है ना। क्या बोल रहा है? द बर्न्ट विद डाइजलिंग फ्लेम्स एंड फॉर्म्ड अ पाउडर वाई। तो वाई क्या है? वाई है MgO। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा है, विच ऑप्शन करेक्टली इंडिकेट्स एक्स एंड वाई। तो एक्स है ये, वाई है ये, तो ये ऑप्शन मैच कर गया। चलो और देखते हैं। द कलर ऑफ द पाउडर और एश फॉर्म्ड व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड। कैसा कलर होता है? व्हाइट, व्हाइट होता है। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड? क्यों क्लीन करना चाहिए उसको? टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताया था पहले, क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर से। ठीक है। वाई इट इज एडवाइजेबल टू वियर आई प्रोटेक्शन। मैं तुम्हें ये क्वेश्चन भी क्लास में करा चुका हूं क्या? हाँ, ये भी करा चुका हूं ना, क्योंकि व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती थी इसलिए ग्लासेस पहनने होते हैं। हाँ, करा चुका हूं। चलो यार आगे बढ़ते हैं। 42 पूछ रहे हैं बच्चे। 42 में ऐसा क्या पूछ लिया जो तुमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा? आ जाओ जरा देख लेते हैं। लो भाई देखते हैं, अमित के बारे में बात हो रही है। अमित टुक 2 बॉइलिंग ट्यूब्स, ही एडेड 2 ग्राम ऑफ ग्रीन कलर सॉल्ट ए। अरे ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है क्लास में भाई, सारे सवाल करा दिए क्या मैंने तुम्हें क्लास में? बेटा ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया हुआ है तुम्हें। सारे कर रखे। मैंने बोला था कि 2 टेस्ट ट्यूब ली थी, एक में ग्रीन कलर का मेटल लिया, वो क्या था? ग्रीन कलर का FeSO4। तो ग्रीन कलर का क्या होता था? FeSO4, याद आया? ठीक है। और दूसरे में क्या करा? 2 ग्राम ऑफ व्हाइट कलर्ड मेटल बी। ठीक है, फिर उन दोनों को हीट करा। जब हीट करा तो क्या हुआ था? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर वॉज ऑब्जर्व्ड इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। इसमें तो बर्निंग सल्फर की स्मेल आई, है ना। और क्या बोल रहा है? वेयर एज ब्राउन गैस, ब्राउन गैस दूसरी टेस्ट ट्यूब से आई। आपको रिएक्शन याद होगी, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते थे तो क्या बनता था? लेड ऑक्साइड प्लस एक गैस बनती थी जिसको हम बोलते थे NO2, जिसकी ब्राउन फ्यूम्स होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा कंपाउंड ये है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ए और बी क्या है ना। असर्शन रीजनिंग देख लेते हैं। ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल ऑन हीटिंग फर्स्ट चेंजेस डर्टी व्हाइट एंड देन ब्राउनिश ब्लैक। क्या बात सही है? हाँ, ये बात सही है। ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल कंटेन 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये 7 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ये भी सही है। बट ये क्या इसका एक्यूरेट रीजन है? नहीं, तो इसका आंसर बी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। What are the product form when green colored metal is heated? ये तुम्हें पता है, दूसरा भी आपको पता है, बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? तो 42 भी हो ही गया सबसे, 42 भी हो गया सबसे, सही है, डन है। डन है क्या? जल्दी बताओ। बताओ और कोई? 43, हाँ 43 जो है इसको भी अभी के लिए कट कर लो, इस क्वेश्चन को कट कर लो। ये भी आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे, जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है कंपाउंड। बेकिंग पाउडर हम बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, नहीं हुआ होगा ये, है ना, नहीं हुआ होगा ये, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कौन सा व्हाइट पाउडर है जो कि बेकिंग के अंदर यूज होता है। ये आप दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे, तो इसके लिए अभी के लिए इस क्वेश्चन को काट लो। ठीक है।
ये क्वेश्चन तुमसे हो गया होगा। ठीक है, और कोई बच गया? क्वेश्चन नंबर 45, 45 देख लेते हैं, आ जाओ। ये कोई खतरनाक सा सवाल लग रहा है, खतरनाक सा सवाल लग रहा है। अब मार्बल पॉपुलैरिटी बिगन इन एशियंट रोम, ठीक है ठीक है, कुछ कुछ हमें गिवन है। द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा? कैल्शियम कार्बोनेट से मार्बल बनते हैं, मैंने तुम्हें बताया भी था। बताओ क्या लगता है? हाँ, मार्बल तो ऑब्वियस सी बात है, मार्बल होगा, है ना, मार्बल तो। देखो यार, ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस है, पर मैं तुम्हें बता देता हूं। मार्बल बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से, जो सी शेल होती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। उसके अलावा अगर मैं तुम्हें बात बताऊं तो कैल्शियम कार्बोनेट से डोलोमाइट भी बनेगा, बट कैल्सिनेटेड गिप्सम नहीं बनेगा। ये इसका आंसर होगा। शेल भी बनता है बेटा, शेल भी बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, समझे बात को? इसका करेक्ट आंसर ये होगा। क्या दे रखा है बेटा आंसर शीट में इसका सही आंसर? एक बार बताओगे क्या दे रखा है इसका आंसर सही? बोलो। ये दे रखा है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर होगा ये। कैल्सिनेटेड गिप्सम जो होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं बना होता। ये भी आप आगे पढ़ोगे, वो कैल्शियम सल्फेट से बना होता है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में क्यों डाल दिए यार? ये तुम अभी कर नहीं पाओगे। चलो ठीक है, बता देता हूं, आओ ट्राई करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। A student added 10 gram of calcium carbonate in a rigid container, secured it tightly and start heating. अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट करते हैं तो क्या होता था? अगर तुम्हें याद हो ये रिएक्शन, तो यही होता था, हाँ या ना? बिल्कुल होता था। एन इंक्रीज इन प्रेशर वॉज ऑब्जर्व, जब हम उसे हीट कर रहे हैं ना, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। द प्रेजेंस रीडिंग वॉज नोटेड, अब ऐसे हमने इसको रीडिंग को नोट करा। ठीक है, ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड द मैक्सिमम डीकंपोजिशन टेक प्लेस, किस टाइम के अंदर सबसे ज्यादा डीकंपोजिशन हुआ? देखो, प्रेशर किसकी वजह से बढ़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी ज्यादा रिलीज होगी, उतना ज्यादा डीकंपोजिशन होगा। अब समझना बेटा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा है रीडिंग नहीं है, इसको हम ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 0, 5, 10, 15। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे, जीरो से लेकर, जीरो से लेकर, एक मिनट रुको यार, प्रेशर एकदम सेम हो गया। यहाँ कुछ तो दिक्कत है, ये भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है अधूरा है। 5, 10, एक मिनट दो, एक मिनट दो, एक मिनट बेटा। या तो ये रीडिंग हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ हम 5 से स्टार्ट करें, या तो 5, 10, 15, और लास्ट क्या है? लास्ट है 20, लास्ट है 20। तो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम डीकंपोजिशन किस जगह पर हो रहा है? मैक्सिमम डीकंपोजिशन कहां हो रहा है? देखो, उस प्लेस पे सबसे ज्यादा डीकंपोजिशन होगा ना जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि प्रेशर किसकी वजह से आया? प्रेशर आया CO2 की वजह से। जितनी ज्यादा CO2 उतना ज्यादा डीकंपोजिशन हाई है ना। तो मुझे एक बात बताओ, किस इंटरवल में सबसे ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हुआ? तो अगर आप देखोगे, यहां से लेकर यहां में भी प्रेशर इंक्रीज हुआ है, यहां से लेकर यहां में भी प्रेशर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके अलावा इसमें तो कम प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? या तो 5 से 10 होगा, या तो 10 से 15 होगा, है ना? या तो ये होगा या तो ये होगा। डन? डन? बताओ। 5 से 10, 5 से 10, सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, बताओ। सी, सी। तुम्हें बस ये देखना था बेटा, मैक्सिमम डिकम्पोजिशन कहां हो रहा है, बाकी कुछ नहीं देखना था। जहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा, वहां मैक्सिमम डिकम्पोजिशन। ठीक है, आ जाओ।
A gas A obtained above in a reactant for very important biochemical process which occur in the presence of sunlight. Sunlight की प्रेजेंस में कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. ठीक है. हाँ ठीक है भैया, इस क्वेश्चन को चेक कर लो. चलो इस क्वेश्चन को एक बार फिर चेक कर लेंगे अगली क्लास से पहले, मैं आपको बता दूं. ठीक है. मार्बल स्टैच्यूज आर कोरोडेड और स्टेन्ड बाय और स्टेन्ड रेन वाटर. आइडेंटिफाई द मेन रीजन. अगर तुमने सुना हो जो ताजमहल है उस वो मार्बल से बना है, उसके ऊपर ना अजीब सा कलर आ गया था, है ना, थोड़ा येलोइश कलर हो गया था. क्यों हुआ था? उसका रीजन क्या बताते थे? उसका रीजन बताते थे एसिड रेन. क्या बताते थे? एसिड रेन. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, बताओ क्या आंसर होगा इसमें से? बोलो 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 जल्दी जल्दी बोलो, क्या लग रहा है? पॉल्यूटेड रेन वाटर इज एसिडिक इन नेचर. यानी जो बारिश आती है तो एसिड जो गिरती है वो इसका एक मेन कारण होता है ना, उसकी वजह से मार्बल आपका खराब होता है. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी. राइट. हाँ चलो. Calcium oxide can be reduced to calcium by heating with sodium metal. Which compound would act as an oxidizing agent? क्या बोल रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है अगर उसकी रिएक्शन सोडियम से कर लोगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा. पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन सही है? कैटरीना ने, सोडियम ऊपर है कैल्शियम नीचे है, हाँ तो रिएक्शन तो सही है. तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, देख लेते हैं. ये तो रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया. तो जो रिड्यूस हुआ वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है. तो कैल्शियम ऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, डी आएगा आंसर. डी आ गया. एक बच्चा लिख रहा है भैया दिमाग पूरा खत्म हो गया है मेरा, बंद कर दो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं. देखो क्या होता है ना कि जो मैं एसीपीज आपके लिए बना रहा हूं ना वो आपको स्कूल में नहीं कराई जा रही होंगी, आपको ट्यूशंस में नहीं कराई जा रही होंगी अगर आप कहीं जा रहे हो. अगर आप यहाँ के केस बेस्ड क्वेश्चन देखोगे तो उनका लेवल यहाँ पर रखा गया है. क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर सीबीएसई, मैंने तुम्हें बोला है, बाई चांस पेपर अगर टफ आता है ना तो हम प्रिपेयर्ड रहे, हमने इस लेवल की तैयारी करी है ना, हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी. ठीक है. चलो यहां पर आपकी पूरी की पूरी बेटा एसीपी हो जाती है समाप्त, है ना. चलो यार बहुत बढ़िया. क्या क्या चीजें समझ में आई, क्या क्या चीजें नहीं समझ में आई? जो नहीं समझ में आई, मान लो कोई डाउट है जो तुम्हारा रह गया हो, तुमसे नहीं हो पाया हो, तो ट्राई इट वंस अगेन. एक बार फिर उसको ट्राई करना, है ना. सोल्यूशन मैंने दे रखे हैं, सोल्यूशन से मैच कर लेना, है ना. जो जो मुश्किल क्वेश्चंस थे वो मैंने ऑलरेडी आज की क्लास के अंदर करा दिए हैं. कितना परसेंट एसीपी आप सॉल्व कर पाए 100 में से? एक बार मुझे ऑनेस्टली चैट के अंदर बता दो, जल्दी बताना थोड़ा. बताओ भैया. बंगाली आती है क्या? बंगाली नहीं आती. एक बार आता है बंगाली में. बताना मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा, तुम सबके लिए. आमी तुमको भालूबाशी. इतना आता है मुझे. क्या मैंने सही बोला? मतलब अब मुझे नहीं पता. 90%, 80%, 50%, 70%, 100%. 100% तो बहुत कम बच्चों से हो पाई होगी क्योंकि मैं एसीबी थोड़ी टफ ही बनाता हूं ताकि 80-90% हो जाए, बट 5-10% मुश्किल क्वेश्चन डालता हूं, है ना. अगले चैप्टर्स की एसीपी भी तुम्हें ऐसी दिखने वाली है. कुछ कुछ चैप्टर की एसीपी तो तुम्हें बहुत मुश्किल भी दिखाई देगी. पहली मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, एसीपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, अपने सीनियर से पूछना, जो क्वेश्चन यहां पर होते हैं वो छपकर पेपर में आते हैं डिट्टो. ये वर्ड्स भी नहीं बदले जाते. वर्ड्स भी नहीं बदले जाते, छपकर आते हैं. इसलिए प्लीज प्रैक्टिस. ठीक है, इसलिए प्लीज प्रैक्टिस. ठीक है. चलो ऑन दिस नोट लेट अस एंड टुडेस क्लास. लव यू ऑल, लव यू ऑल. बहुत सारा प्यार. टेक केयर. मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह. सी यू ऑल टुमारो एट 5. लाइफ प्रोसेसेस आपका अगला चैप्टर होने वाला है, तो बी रेडी क्योंकि हम बायोलॉजी को किल करने वाले हैं, बायोलॉजी को समझने वाले हैं. मजा आएगा उसको पढ़ने में. स्टोरीज के माध्यम से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्ट के साथ बायोलॉजी को पढ़ेंगे. अभी तक तुमने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी है. बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग. पूरी क्लास 10 की बायोलॉजी बहुत प्यारी है. ठीक है. फिजिक्स और ज्यादा प्यारी है. केमिस्ट्री थोड़ी, बट बायोलॉजी
फिजिक्स ठीक है, बट नहीं, अपन बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, चलो।